नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको बताते हैं वो खबर जो दिन भर चर्चा में रही और 2023 के चुनाव में किसी न किसी रूप में असर डालेगी। आज सियासी गलियारों में कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर का बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने 2000 साल पहले चाणक्य के कथन को कोट करते हुए राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सियासत में बवाल मचा दिया। उन पर सियासी जुबान बोलने के आरोप भी लगे हैं। चूंकि बात भोपाल में कही गई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया। सियासत का मुंतशिरनामा, बिना नाम लिए राहुल पर निशाना, भाषा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, एमपी में बढ़ सकता है बवाल। आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने भारत भूमि पर राष्ट्रभक्त की जो परिभाषा गढ़ी, उस पर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर ने मौजूदा समय में चाणक्य के कथन को दोहराया, जिसका निशाना राहुल गांधी की तरफ माना गया। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई। मैं कोट कर रहा हूं सीधे, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। भोपाल के रविंद्र भवन में मुंतशिरनामा कार्यक्रम में मैं भारत हूं विषय पर मनोज मुंतशिर बोल तो गए, लेकिन प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। मैं मनोज मुंतशिर से बोलता हूं कि आप इस तरह की गंदी हरकतों से बाज आइए, नहीं तो अगली बार जब मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो आपका जोरदार युवक कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में स्वागत करेगी। मनोज मुंतशिर के इस बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया ने तो मनोज को भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाला बता दिया। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है कि हम जो करते हैं जनता वो देखती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी छवि पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को आगे आकर इस पर बातचीत करना चाहिए। खैर, विदेशी पर अभी और भी बयानबाजी होने के आसार हैं। सवाल ये भी है कि क्या कवि ने सियासत की जुबा बोली है या फिर सियासत ने कवि की जुबा को सियासी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेन सिंह राजपूत जी। शैलेन जी, मनोज मुंतशिर ने अपने बयान में राहुल गांधी के डीएनए तक बात छेड़ दी है। क्या एक बार फिर उनकी मां यानी सोनिया गांधी के विदेशी मूल को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बात जब 1991 में जब राजीव गांधी की डेथ हुई और कांग्रेस की बागडोर संभालने की बात आई, तो पार्टी के अंदर से ही कुछ ऐसी बातें उठी थी कि विदेशी मूल का आदमी कैसे सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व संभाल सकता है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं बनी और 1998-99 तक, हालांकि बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और 1998-99 तक ये मुद्दा और गर्माया जब शरद पवार और पीए संगमा ने कांग्रेस को इसी आधार पर कांग्रेस छोड़ दी कि हम विदेशी मूल
के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं देख सकते। तो ये वहीं से बात चली। लेकिन 2004 में ये सोनिया गांधी ने ये मुद्दा तब खत्म कर दिया जब कांग्रेस बहुमत के साथ आई, तो प्रधानमंत्री बन सकती थी सोनिया गांधी, लेकिन उन्होंने बनने से इनकार कर दिया और ये मुद्दा ऐसा माना गया कि वहाँ खत्म हो गया। लेकिन अब एक बार फिर उस मुद्दे को उछाला जा रहा है किसी बहाने। जैसे अब देखिए, आप इस पूरे बयान में ये कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है अगर हम देखें तो मनोज मुंतशिर ने ये बात कही है, जो एक राष्ट्रवादी कवि के तौर पर उभर रहे हैं जब से उन्होंने केसरी फिल्म का गाया है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो ये इससे अच्छी शख्सियत इस मुद्दे को उठाने के लिए नहीं हो सकती थी, इसलिए ये होना हो ये पूरा सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। और अब आप इसमें कंटेंट देखिए, कंटेंट ये है कि चीन से उन्होंने शुरू किया कि चीन के बारे में ऐसा बयान दिया राहुल गांधी ने, और उसके बाद वो इशू पर आए कि फिर उन्होंने चाणक्य को कोट किया। तो चाणक्य की एक आप देखिए शख्सियत जो है हमारे समाज में जो स्थापित है कि यूनानी जब देश पर आक्रमण कर रहे थे तब उन्होंने रक्षा की और चंद्रगुप्त जैसा राजा तैयार किया। तो पूरा एक आप बहुत ध्यान से हम देखें तो पूरा गढ़ा गया ये मसला दिखता है कि इसमें चीन है, इसमें चाणक्य है, इसमें विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र है। तो ये पूरा एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इसको केंद्रित करने की बात है। तो ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत मनोज मुंतशिर जैसी जो शख्सियत है, देखिए शुभांगी के समाज में कुछ ऐसी चेहरे जरूर तैयार किए हैं दोनों तरफ से, दक्षिणपंथी में भी और वामपंथ जिसको हम कांग्रेस भी जिसमें शामिल मान सकते हैं। तो ये दोनों विचारधाराओं का मुठभेड़ जब होती है तो ऐसे चर्चित चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है मंचों से। तो ये तैयार किए गए हुए लोग होते हैं जो इनकी शख्सियत को वैसे गढ़ा जाता है। जैसे मनोज मुंतशिर को आपने देखा होगा, पहले वो इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन जब वो केसरी में वो गाना हिट हुआ और इनमें एक उम्मीद नजर आई, उसके बाद से वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चाहे इतिहास का मसला हो काफी बोलते हैं। और भोपाल का जो बयान है उनका, उसको भी इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। जी शुभांगी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने अभी जिक्र किया कि चर्चित चेहरों को चुना जाता है और रणनीति के तहत ही काम होता है। जब से धार्मिक कार्ड और राष्ट्रीयता के मुद्दे ने राजनीति में एंट्री ली है, आपको नहीं लगता कि सिनेमा जगत और कलाकारों की भी रुचि राजनीति में बढ़ गई है? बिल्कुल, जो मैं कह रहा था कि आपको ऐसा नहीं है कि ये अकस्मात हो जाता है। जैसे मनोज मुंतशिर है, मुकेश खन्ना है, कंगना रनौत है, तो एक विचारधारा को आप देखना सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं मंचों से, और इनसे वो बातें बुलवा ली जाती है जो पार्टियां नहीं बोल पाती हैं। कि जिसमें अगर कोई समाज में जब ये कोई बयान जाता है या कोई बात जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके बाद फिर वो बाहर से जरूर सपोर्ट करती हैं पार्टियां, लेकिन वो इससे अलग दूर रहकर एक तरह से समाज में एक वेव पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ दक्षिण पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर सौरभ भास्कर हो चाहे प्रकाश राज हो, आपने पिछले दिनों देखा होगा जब दीपिका पादुकोण की बात आई, पठान की बात आई, तब इन लोगों के बयान आए। तो ये समाज में बड़े तैयार किए गए हुए लोग हैं पार्टियों की तरफ से, या हम विचारधाराओं की बात करें और इनके द्वारा ये ट्रिगर किए जाते हैं मुद्दे, तो हम इसको भी उसी श्रेणी में मान सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि इसका आप पूरा कंटेंट देखिए, मनोज मुंतशिर जब बोल रहे हैं जिनकी छवि एक राष्ट्रवादी कवि की बन चुकी है, और चाइना के ऊपर जब बयान आया राहुल गांधी को, उसको काउंटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया और बहुत तरीके से उससे चाणक्य से जोड़ा गया और फिर डीएनए पे बात आई। तो लेकिन कोशिश जरूर है कि एक बार फिर विदेशी मूल का मुद्दा उठाने की कोशिश भी नजर आती है इसमें, लेकिन वो कितना काम करेगी, क्योंकि और यही वजह है कि किसी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा नहीं उठाया गया, क्योंकि ये कितना काम करेगा इसको देखना चाहते होंगे जो भी इसके पीछे हैं कि ये किस दिशा में जाएगा। अगर ये ऐसा लगता है कि सही दिशा में जा रहा है तो इसको और बढ़ाया जाएगा, नहीं तो वहीं छोड़ दिया जाएगा और पार्टी पर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा कि आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, किसी के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये इसकी पीछे की राजनीति को हमको जरूर समझना चाहिए। जी शुभांगी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, सही कहा आपने, बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बात हो रही थी कि इन चर्चित चेहरों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि वे अपने विचार रख सकें, और कहीं ना कहीं पार्टियां इनका इनडायरेक्टली ही सही इस्तेमाल भी करती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बेहद खास सेगमेंट की, बूथबाजा की। बूथबाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम हमको लिए चलते हैं दमोह विधानसभा। करीब 3 दशकों बाद बीजेपी के किले पर 2018 में कांग्रेस ने परचम लहराया और 2021 उपचुनाव में भी ये सीट सियासत का सेंटर बनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा दमोह विधानसभा में। तेज की तकरार शुरू हो गई है, चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई, और कहा जाता है कि दमोह से ही पूरे जिले की राजनीति शुरू होती है
और यही राजनीति खत्म होती है। दमोह विधानसभा में क्या है आम जनता का रुझान, किस तरफ इस बार आम जनता सोच रही है, किस पार्टी को वो अपना मत देगी और किसे अपना विधायक बनाएगी, आइए उनसे जानते हैं। सागर संभाग की दमोह विधानसभा सीट अपने दिलचस्प समीकरण और चौंकाने वाले नतीजों के लिए जानी जाती है। करीब 2,33,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर चेहरे और जाति समीकरण चुनावी नतीजों पर प्रभाव डालते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा लोधी, ब्राह्मण और जैन समुदाय का भी यहाँ खासा असर देखने को मिलता है। साल 2021 में जब उपचुनाव हुए तो दमोह सीट का उपचुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल लोधी करीब 800 वोटों के मार्जिन से जीते और करीब 28 साल के सूखे को खत्म किया। हालांकि इस्तीफे की बयान में राहुल लोधी जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के अजय टंडन ने जीत हासिल की। 2023 में भी टंडन दावेदारी के साथ जीत की बात कह रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से तय है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी थी और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं 2023 का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पंजा चुनाव चिन्ह पर निश्चित रूप से लड़ूंगा। मुद्दा ही मुद्दा है, हर चीज का तो मुद्दा है। भाजपा सरकार फेल है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक भ्रष्ट हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिएगा किसानों की हालत बेहाल है। करीब 3 दशकों तक दमोह की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी से जयंत कुमार मलैया 7 बार के विधायक रहे। हालांकि उपचुनाव के बाद भीतरघात की बातें सामने आई और मलैया पर आरोप भी लगे, लेकिन मलैया का दमोह सीट पर क्या प्रभाव है, इसकी बानगी उनके जन्मदिन के मौके पर देखने को मिली, जब प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर तक के सभी बड़े नेता मलैया को 75वें जन्मदिन की बधाई देने दमोह पहुंचे। हालांकि 2023 के चुनाव में बीजेपी से कौन ताल ठोकेगा, इस पर अब भी सस्पेंस है, लेकिन दावा यही है कि चुनाव कोई भी लड़े, जीत बीजेपी की ही होगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास की जो गति पकड़ी हुई है और जो जनहितैषी योजना इस मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लागू हैं, तो उन सभी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक जा रहा है। दमोह ही नहीं, चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सीटें हैं और चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री प्राप्त हो। राजनीति से इतर दमोह वासियों के अपने मुद्दे हैं। कुछ महंगाई और बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र में तीसरी ताकत के आने की इच्छा जता रहे हैं। इस तरह महंगाई बढ़ रही है और अपने गैस के रेट बढ़ रहे हैं और भी कई मुद्दे हैं, जिससे मतलब महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार का तो महंगाई का है, अच्छी सरकार चाहते हैं जो महंगाई घटा सके और नए लोग को आगे ला सके। मेन मुद्दा तो रहेगा सर बेरोजगारी का। जो बेरोजगारी दमोह में है उससे हर आदमी परेशान है, और दूसरा मुद्दा रहेगा महंगाई का। महंगाई से भी हर आदमी परेशान है। महंगाई आज कहां से कहां पहुंच गई, मगर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। दमोह में क्या पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प की ओर लोगों को जाना चाहिए और उस पे लोगों को वोट करना है। बीजेपी कांग्रेस के दिलचस्प समीकरणों के बीच तीसरी ताकत यहाँ जगह बना पाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सियासी गर्मी के साथ 23 का चुनाव उतना ही चौंकाने वाले नतीजे पेश करेगा जैसे कि पहले होते आया है। दमोह विधानसभा में 2023 के चुनाव जोरदार होने वाले हैं। कांग्रेस जहां उपचुनाव की जीत को दोहराने की बात कह रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही है। वहीं आम आदमी का रुख अभी स्पष्ट नहीं है कि वह किस ओर जाएगा और किसे अपना वोट करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दमोह जिले की दमोह विधानसभा में 2023 की तकरार जोरदार होने वाली है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। तो सियासी समीकरण तो हमने जान लिए हैं, अब दमोह का सियासी इतिहास भी जान लेते हैं। 2,33,000 मतदाताओं वाली ये सीट, चेहरे और जाति समीकरण यहां पर जिताऊ फैक्टर साबित होते हैं। 7 बार बीजेपी से जयंत मलैया यहां के विधायक बने हैं। वहीं आपको बता दें कि
1990 से लेकर 2018 तक लगातार जयंत मलैया यहां पर विधायक के रूप में रहे हैं। 2021 की बात की जाए तो ये सीट यहां पर सियासत का सेंटर बनी थी। कांग्रेस से बीजेपी में आए राहुल लोधी उपचुनाव में यहां हारे थे और कांग्रेस के अजय टंडन को इस सीट से जीत मिली थी। चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए बीजेपी नेता और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से। अब तक हमने परसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जाना वहां पर क्या स्थितियां हैं, आदिवासी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ ही विकास भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। परसवाड़ा के विधायक और इस वक्त मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रामकिशोर कावरे हमारे साथ हैं। कावरे जी, आप दूसरी बार विधायक बने हैं और इस वक्त ये खुशकिस्मती है इस क्षेत्र की कि आप मंत्री भी हैं। इन 4 सालों में आपकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही जिससे परसवाड़ा के विकास को रफ्तार मिली है? सबसे पहले मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने परसवाड़ा विधानसभा के बहुत महत्वपूर्ण योजना वो है 7 नाली जलाशय, जो 42 साल से अधूरी पड़ी हुई थी। 42 साल से फॉरेस्ट के क्लियरेंस नहीं होने के कारण, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और 7 नाली जलाशय को पहली बार स्वीकृति मिली और 10 करोड़ रुपए देके 7 करोड़ रुपए फॉरेस्ट का जो मुआवजा था उसको दिया और 3 करोड़ रुपए में हमारा काम प्रारंभ हुआ। लगभग 5 ग्राम पंचायतों के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, वो सबसे पहले मेरी बड़ी प्राथमिकता थी। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आपसे बात करूँ, उस शिक्षा के बारे में बात करूँ तो मैं लामता परिक्षेत्र में महाविद्यालय के लिए बिल्डिंग 8 करोड़ रुपया, ऐसे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, चाहे वो हमारा पीएससी हो, चाहे हमारा सीएससी हो, चाहे हमारे हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी, जहाँ पर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जहाँ पर हम शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पे हम अधोसंरचना की बात करते हैं, इस प्रकार से हमने लगातार इस क्षेत्र के विकास के लेकर हम काम किए। मैंने भिलेवानी में 2 करोड़ रुपए का बिजली की समस्या उस ट्राइबल बेल्ट में, मैंने परसवाड़ा के महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके मैंने तैयार करवाया वहाँ पे। ऐसे अनेक 2008 से 13 के हमारी जो हमने जो बनवाया, चाहे वो बाग नदी वाला पुलिया हो, चाहे वो घिसरी नदी वाला पुलिया हो, और ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे वो सरेखा से हमारा खैरलांजी का 2 करोड़ का, चाहे वो लिंगा से परसवाड़ा का 2 करोड़ रुपया का, चाहे वो मानेगांव मेन रोड से ज्वाला मंदिर का 2 करोड़ रुपया का, चाहे वो हमारे खैरी से लेके हमारे धापेवाड़ा तक का रोड इस बालाघाट जिले में देने का काम किया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आप लोग सभी लोग अल्टीमेटली जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीके से महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन भी अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस काम कर रही है, अन्य लोग काम कर रहे हैं और इलेक्शन में एक तरीके से जनता के बीच लोग जा रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं 2023 को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना, देश के प्रधानमंत्री जी के वो योजना जो आज तक के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं की। आज देखिए, आप गांव में जाके देखिए प्रधानमंत्री आवास, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना। आज गांव में जाके देखिए जल जीवन मिशन, घर तक के पानी। आज आप गांव में जाके देखिए हर घर शौचालय। ये जो गांव में मूल आवश्यकता थी, उन आवश्यकता की पूर्ति मेरे भारत सरकार और मेरे प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए अब बात चुनावी जायके की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची करेरा विधानसभा और पोहे का जायका लेते हुए लोगों से जाना कि उनके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और 2023 में वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां भले ही पार्टी स्तर पर अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन जनता ने भी इसके लिए कुछ ना कुछ मन बनाया होगा और चुनावी जायका लेने के लिए हम निकले हैं। तो करेरा में एक ये प्रसिद्ध पोहा का ठेला यहाँ लगता है जिसका नाम है मनपसंद
पोहा मिलने का एकमात्र स्थान। और यहाँ देखेंगे काफ़ी संख्या में युवा पहुँचते हैं पोहे खाने के लिए सुबह सुबह। तो कुछ हम इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने बजे लग जाता है ठेला और क्या कहेंगे कितने लोग यहाँ आते हैं? तो पोहे के चटकारे के साथ भी यहाँ बात भी करते होंगे चुनाव को लेकर। 8 बजे लग जाता है ठेला, करीब 12 बजे 11 बजे 1 बजे तक ऐसे निपट जाते हैं। करीब 200-300 लोग आते हैं। तो आप भी मत यहाँ करते होंगे। तो इस बार का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, किन आधार पे आप यहाँ वोट देने वाले हैं? अभी हाल फिलहाल तो सब लोग बीजेपी तरफ पर हैं, अब आगे से वोट करेंगे इस बार 2023 में पहली बार करेंगे वोट? हाँ सर करेंगे। हाँ। तो क्या मुद्दा क्या रहा है, किस आधार पर वोट करेंगे? मैं तो ये जो देश का विकास करेगा मैं उसको लिए दूंगा वोट। अच्छा। हाँ, जो कोई चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा कांग्रेस हो, चाहे फिर आम आदमी हो। वोट डालेंगे अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में, तो क्या देखेंगे, कैसे वोट, किन लोगों को वोट देने चाहिए, किस तरह के लोगों को वोट देने चाहिए? अरे भाई कहाँ देने चाहिए, विकास करेगा जो रोजगार देगा उसके लिए देने चाहिए। तो रोजगार क्या अभी रोजगार उतना नहीं मिल पा रहा, क्या कहें? मिलता रहो, देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। कैसा नेता चाहते हैं और किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, मैं अपने युवाओं की बात करना चाह रहा हूँ। युवाओं के लिए आज तक करेरा में ना तो कोई ऐसा नेता आया है कि युवाओं के लिए कुछ किया हो। चुनाव जैसे ही आता है तो एक से एक मतलब विकासशील लगनशील नेता उभर के आ जाते हैं और चुनाव के बाद वो भ्रष्टाचारी नेता हो जाते हैं। तुम क्या कहोगे 2023 का जो चुनाव है आने वाला, किस आधार पर वोटिंग करेंगे या मुद्दा क्या रहेंगे आपके इस बार? ये है कि जो कॉलेज ग्राउंड में है वो जो बच्चों की मतलब दौड़ने की व्यवस्था है, जो कोई ग्राउंड भी सही हो, मतलब ऐसी बारे में मतलब कुछ सुधार हो सके 2023 में, कुछ अटके हो सके। तो ये करेरा का चुनावी जायका था जिसमें मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। वोटरों का ये भी कहना है कि उनको ईमानदार नेता चाहिए, तो वहीं युवाओं का कहना ये है कि जो युवाओं के बारे में सोचेगा हम उस तरह का विधायक यहाँ से चुनेंगे। कैमरा सही है कि संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। खंडवा में 2023 को लेकर किसान क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। हम तो किसान है, चाहते हैं कि हमको हमारी फसलों के उचित दाम मिले, सही खाद मिले, सही दवाई मिले। हम तो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बने, किसानों की बात करे, किसानों को उसको फसलों को भाव दे, डैम बनाए, तालाब बनाए, नदियों में अच्छे डिस्टर्ब डैम बनाए ताकि किसानों का विकास हो। क्या सरकार ऐसी होना चाहिए कि किसानों के हाथ में कोई भी काम करे, कहीं भी गांव लेवल कहीं भी तकलीफ होती है सब सारे काम निपटाए। बतौर किसान में ऐसी सरकार चाहता हूं जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में दिन में बिजली दे। तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे बच्चों की बारे में सोचे और वो भी कुछ किसान का बच्चा किसान ही ना बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और कोई भी अन्य अच्छे पदों पर जाए, ऐसा उसको विकास करे उसका किसान का। किसान होने के नाते तो यही चाहेंगे किसान हितैषी सरकार हो, सिर्फ बोलने की नहीं हो, काम करने की सरकार हो। किसानों के सुख दुख में उसके साथ बैठे, क्योंकि आज हम बिजली, पानी और हर चीज़ के लिए परेशान है। यदि अपन देखें महंगाई की मान से 200 गुना कीमतें बढ़ी है, लेकिन किसानों की कम से कम 20-25 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसलिए किसानों के हित में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।